अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 में से। और कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हमने पढ़ना है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी उसमें वही रिलेशन है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। ठीक है, तो हम उसका रिलेशन डिस्कस करेंगे और साथ हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के मुतालिक। तो आज पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जो कल पढ़ा था एक दफा रिवाइज हो जाएगा, और साथ हम पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और हम देखेंगे कि दोनों का आपस में रिलेशन है, दोनों सेम। तो ये देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जिस तरह जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह जमीन के ऊपर पड़े हुए दो मैस भी एक खास फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली, जो हमने कल पढ़ लिया था। तो ये हमने फार्मूला ड्रा किया था। ठीक है, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, और ये रही इनकी ट्रैक्शन की फोर्स। ये इस मैस को इस तरफ खींचेगा और ये वाला इस मैस को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों की फोर्स क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह ये देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी तो यही होता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन सिम्बत में मुखालिफ होता है। इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे जो काम हम करते हैं वो एक्शन होता है, जो बदले में रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। जैसे बॉल दीवार पे फेंक दी, एक्शन, टकराकर वापस आई, रिएक्शन। देखो डायरेक्शन ऑपोजिट थी, एक्शन इस तरफ था और रिएक्शन जो रिएक्शन था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। जैसे परिंदों का हवा में उड़ना, परिंदे हवा को परों से नीचे धकेलते हैं, पुश करते हैं, एक्शन, बदले में खुद कहाँ जाते हैं, ऊपर, रिएक्शन। देखो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना एक्शन रिएक्शन की। जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो हम जमीन से पाँव को पीछे धकेलते हैं, एक्शन, बदले में खुद कहाँ जाते हैं, आगे, रिएक्शन। ठीक है, और ये देखो, तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम पानी में तैरते हैं तो पानी को पीछे धकेलते हैं दोनों हाथों से, और खुद कहाँ जाते हैं, आगे। तो एक्शन था पानी पर पीछे की तरफ, तो रिएक्शन हुआ आगे की तरफ, हम आगे गए, तो हुआ ना एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कोई जो जैसे ये बुक पड़ी है टेबल पे, देखो वेट अमल कर रहा है नीचे, रिएक्शन की फोर्स अमल कर रही है ऊपर, तो ये बुक ना नीचे जा रही है ना ऊपर, मतलब दोनों फोर्स बराबर हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कट के नेट फोर्स क्या दिख रही है, बुक जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। तो देखो काका, इसी तरह दो मैस भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये इसको खींच रहे अपनी तरफ इस सिमत में, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है इस सिमत में, तो दोनों की ट्रैक्शन की फोर्स सेम है, एक ही होती है। तो क्योंकि वो मैसेज के प्रोडक्ट की डायरेक्टली मोशन होती है, तो दोनों फोर्स की सेम होगी। तो एक्शन ये इधर खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, रिएक्शन, तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इस सिमत में, ये सिमत डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है ना, तो यही तो है रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वो और ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी सेम है, इनका आपस में रिलेशन है। अब देख लो, ये इसको खींच रिएक्शन, ये इसको रिएक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये था रिलेशन। एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि न्यूटन ने कहा था, जमीन के पास एक ऐसी फोर्स है जिससे वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो फोर्स जिस्म पर लगती है और वो जिस्म जो है वो जमीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो जो कोई भी मैस है, वो जमीन, जैसे ये कोई मैस पड़ा है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगी है, जमीन इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे मार्कर है, ये देखो जमीन की तरफ खींच लिया, तो वो जो जमीन के गिर्द एरिया होता है, वो जो जमीन के गिर्द एरिया होता है जिसके अंदर जमीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो जाहिर सी बात है एक जमीन से बाहर है, अब जमीन है, जमीन से दूसरे सैटेलाइट है, मरीख है, मार्स है, ठीक है, इतना कुछ है। तो मार्स को क्यों नहीं खींचती जमीन अपनी तरफ, क्योंकि वो जमीन मार्स जमीन से बहुत दूर है। तो जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो जमीन के, मतलब जमीन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतनी दूर तक नहीं अमल करता, उसकी एक लिमिट है। जमीन के जो साइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी एक लिमिट है। जिस तरह हम दूर जाते जाएंगे, जो जमीन की अट्रैक्शन की फोर्स है वो आस्ता आस्ता कम हो जाती है और एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएगी। तो वो फील्ड, वो एरिया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जमीन
जो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है ज़मीन उसको खींच लेती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज के अंदर है। और वो जो जगह होती है ना, जितनी जगह तक ज़मीन फुल लगा के खींच सकती है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फील्ड। और ये कहाँ होती है ग्रेविटेशन फील्ड? इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन के चारों तरफ होती है, ज़मीन के चारों तरफ होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। मतलब कि ज़मीन सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं खींचती, बल्कि चारों तरफ से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। चारों तरफ से ज़मीन चीज़ों को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, फोर्स लगाती है मैसेज के ऊपर और अपनी तरफ खींच लेती है। और वो जो एरिया है सारा, जहाँ पर चीज़ों को अपनी तरफ लगा के खींच लेती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जो ज़मीन के चारों तरफ है। और उसकी सिमत कहाँ होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड की जो फोर्सेस अमल करती हैं उसके ऊपर, जो ज़मीन की तरफ लेके आती हैं, वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी सिमत कहाँ होती है? ज़मीन के सेंटर की तरफ। मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कहाँ पर? ज़मीन के सेंटर की तरफ। और ज़मीन के सेंटर में जो फील्ड, जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी, ज़मीन के सेंटर में क्या होगा? पता जी, ज़मीन के जो बिल्कुल सेंटर में होता है ना, जो ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स का इफेक्ट खत्म कर देती है, ये वाली इसका, नीचे वाली ऊपर वाली का, ऊपर वाली नीचे वाली सा, तो एक दूसरे के इफेक्ट खत्म कर देते हैं और ज़मीन के सेंटर में कोई भी इफेक्ट नहीं बचता। समझ आ गया? तो जो सेंटर में होगा उसका इफेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड का, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, सिर्फ ज़मीन के सेंटर में, ठीक है। बाकी जहाँ भी मैस होगा ज़मीन फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कहता जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब कोई मैस पड़ा होगा तो ज़मीन क्या करेगी? ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है ना। ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो जो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाएगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ा होगा, ज़मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फिर फार्मूला क्या हुआ? तो मतलब ज़मीन की अट्रैक्शन की फोर्स है, तो एक मैस ज़मीन हो गया, एक जैसे ये मैं हूँ या कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, बॉल है, मैस है, कुछ भी है, अब ये ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो फोर्स क्या होगी? फोर्स क्या होती है इस फार्मूले का? तो दोनों मैसेज का प्रोडक्ट, तो एक मैस छोटा है, एक मैस ज़मीन का, मैस ऑफ अर्थ, तो ये एक दोनों का प्रोडक्ट आ गया। दरम्यान में डिस्टेंस कितना है? आर, तो आर का स्क्वायर बटे में आ गया। तो देखो ये फार्मूला ये बन गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला बन गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ज़मीन की फोर्स, ठीक है। तो एक मैं ज़मीन हूँ, वैसे लिए एक एम की जगह मैस ऑफ अर्थ आ गया, क्योंकि ज़मीन खींचती है ना हर चीज़ को, ठीक है। तो फार्मूला ये बन गया। तो एम ई क्या है? मैस ऑफ अर्थ। और आर क्या है? इन दोनों के दरमियान फासला, कि मैस ज़मीन के सेंटर से कितना दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ मैस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको नीचे की तरफ खींच लेगी। अच्छा, हमने वेट पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट। ज़मीन जिस मैस को जितनी फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उसका क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। यही पढ़ा था ना कि उस मैस पर अमल करने वाली ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? उसका वेट होगी, ठीक है। तो देखो, मैस के ऊपर जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी वेट उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम लगेगी वेट उतना ही कम होगा। जैसे देखो, एक ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन से बहुत बुलंद, जिस तरह हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे, जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम होती जाएगी ना, बिकेम वीकर एंड वीकर। तो जिस तरह हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो वेट होता है, ठीक है ना, W बराबर mg। तो देखो, जब हम ज़मीन के करीब होंगे तो हम पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो हमारा वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिस तरह हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे बुलंदी पर, तो ज़मीन की g की वैल्यू कम होती जाएगी, और इसी तरह वेट भी क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं वेट हर जगह पर सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। वेट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। वेट जगह तब्दील करने से चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर जगह पर सेम नहीं रहती। जिस तरह हम जमीन से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती जाएगी, ठीक है। आगे आता है फील्ड फोर्स। आगे क्या आता है? फील्ड फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन अट्रैक्टिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन अट्रैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है चाहे ज़मीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, फिर भी उसके ऊपर फोर्स अमल करेगी, चाहे वो अर्थ के साथ कंटेक्ट है चाहे अर्थ के साथ कंटेक्ट नहीं है। तो उस फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं फील्ड फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ज़मीन का जो फील्ड फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो फील्ड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी और मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी स्पीड क्या जाएगी, जीरो, खत्म होती होती जीरो हो गई, अब वो वापस नीचे आना शुरू हो गया। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कम होगी, डिक्रीज, जब हम नीचे आएंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये रहा ग्रेविटेशनल जो फील्ड फोर्स है, नॉन कंटेक्ट फोर्स है, और जब ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती है, नीचे आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती है ड्यू टू फील्ड फोर्स। समझ आ गया? तो ऐसे कह लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, कि डिस्टेंस बढ़ेगा ज़मीन से, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट दूर चले जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये काम करता है हमारा फील्ड फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के मुताबिक। ठीक है, अब एक डेफिनेशन आती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है, वो उसके बारे में निकलेगा तो उसकी क्या होती है, कितने मैच पर कितनी अमल करती है, मतलब फोर्स ज़्यादा कब होती है और कम कब होती है। ठीक है, तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, कि पर यूनिट मैस के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि एक मैस है उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स अमल कर रही है तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। मैस के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड कम अफेक्ट कर रही है तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम। जैसे एक मैस ज़मीन के करीब है, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगी तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या